हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठोसों की उष्माधारिता। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। समझना बात को, यहाँ पे एक पॉइंट अपना और जिसका नाम है उष्माधारिता। इस पॉइंट को समझेंगे पहले, उसके बाद में लोग टॉपिक को कवर करेंगे। देखो भाई, उष्माधारिता क्या होता है? उष्माधारिता, मैं अगर एक सिंपल सा पॉइंट आपको बताऊं ना, उष्माधारिता का मतलब क्या होता है, तो एक बात को ये समझ लीजिए कि आपके पास में जैसे मान लो कि एक बैग है और उस बैग में मान लो आपके पास में कितना सामान आ सकता है, वो उसकी क्या है, कैपेसिटी है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि कोई भी आपके पास में पर्टिकुलर जो चीज स्पेस होगा ना, उसके अंदर कितनी चीज पॉसिबल है आनी पॉसिबल है, वो उसके लिए क्या होगा, आपके पास में उसकी कैपेसिटी होती है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ठोसों की उष्माधारिता के बारे में। अब बात को सुनिए आप लोग। उष्माधारिता का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास से पदार्थ जो होता है, किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है ना, वो उसके लिए क्या कहलाता है, उष्माधारिता कहलाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, वो उसके लिए क्या कहलाती है, वह उसकी क्या होती है भाई, उष्माधारिता होती है। क्या होती है, उष्माधारिता कहलाती है। मतलब कि सिंपल सी एक बात आपके पास में, मान लो आपके पास में ये वाला कोई मेटर है मेरा, ठीक है, कोई ये वाला पदार्थ आपके पास में, इस पदार्थ का ताप आपको कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितने आपको उष्मा की आवश्यकता होगी ना, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, उष्माधारिता कहलाएगी। आगे इतनी बात सबको समझ में। अब उष्माधारिता की अलग अलग डेफिनेशन आपको पूछ सकता है। मैं पहले 3 टाइप की उष्माधारिता के डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, वो कौन कौन सी है, मैं इनके नाम लिखता हूं और तीनों को समझाता हूं। देखो समझना इस बात को। पहला पॉइंट तो ये समझ गए तुम लोग, उष्माधारिता क्या होती है कि कोई भी पदार्थ होता है, उसके ताप को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो जितने आपके पास में उष्मा की आवश्यकता होगी, उसके लिए क्या कहलाएगी, उष्माधारिता कहलाएगी। समझ के बात को। अब बात को सुनो। तो पहला तो पॉइंट ये है कि उष्माधारिता किसको बोलते हैं, सवाल ये पूछ सकता है। दूसरा सुनो, दूसरा एक और बोलते हैं आपके पास में विशिष्ट उष्माधारिता। क्या बोलते हैं भाई, विशिष्ट उष्माधारिता। विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता। देखो, जब भी तुम लोग केमिस्ट्री के अंदर, कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब कोई भी चीज पढ़ते हो ना, और उसके नाम से पहले क्या लग जाए, आपके पास में विशिष्ट लग जाए, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर चीजें जो ना वो फिक्स हो चुकी हैं। अगर किसी भी चीज, कोई भी आपके पास में मान लो कि पदार्थ आपका, और उस पदार्थ का अमाउंट तुम लोगों ने फिक्स कर दिया, तो ये मान के चल लीजिए वो क्या बन गया, आपका विशिष्ट बन गया है, एक स्पेसिफिक आपके पास में हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं, विशिष्ट उष्माधारिता की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, हीट कैपेसिटी। अब बात को समझना, हम लोगों ने क्या बोला कि पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहना, तो ये तो स्पेसिफिक है, सिंगल आपके पास में। लेकिन पदार्थ की अगर मात्रा को मैं क्या कर दूं, आपके पास में फिक्स कर देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा आपका कौन सा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब कि इसकी डेफिनेशन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, उसको सुन लो। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे बोलूंगा, कि मैं क्या कर सकता हूं कि किसी 1 ग्राम पदार्थ, क्या बोला मैंने, किसी 1 ग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक उष्मा की मात्रा जो है वो क्या कहलाएगी आपके पास में, वो कहलाएगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे इतनी बात सबको समझ में। एक और आपके पास में पूछ सकता है डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन, तीसरी डेफिनेशन क्या आपकी, वो है आपके पास में कौन सी, वो होती है आपकी कौन सी, मोलर उष्माधारिता। क्या भाई, मोलर उष्माधारिता। अब नाम लेके आपको पता लग गया इसकी डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा। मैंने क्या बोला था, अगर स्पेसिफिक बनाना आपके पास में, तो क्या कर दीजिए उसको, एक कोई भी जो अमाउंट होगा ना, इसके अमाउंट की मात्रा क्या कर दीजिए तुम लोग, फिक्स कर दीजिए, स्पेसिफिक बन जाएगा आपका। अब मुझे क्या करना आपके पास में, मोलर हीट कैपेसिटी बताना है, तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, पदार्थ का जो अमाउंट है वो कितना कर दीजिए, 1 मोल कर दीजिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन यही होगी आपके पास में कि 1 मोल पदार्थ, तो मैं क्या बोलूंगा आपके पास में कि 1 मोल पदार्थ जो भी होगा आपका, 1 मोल पदार्थ के ताप को
ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास में, वो कहलाएगी आपकी कौन सी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो 3 कैपेसिटी की बात की मैंने, एक तो आपकी कौन सा हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कौन सी मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के क्या होता है कि कोई भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे, आवश्यक उष्मा की मात्रा, हीट कैपेसिटी। दूसरा कौन सा, स्पेसिफिक, तो क्या करना है, पदार्थ की मात्रा को कितना कर दीजिए, 1 मोल कर दीजिए। तो 1 मोल पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी कौन सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर आपसे मोलर पूछ ले तो मोलर क्या हो जाएगा आपके पास में, मोलर को हम लोग बोल देंगे कौन सा आपका, मोलर को हम लोग बोलेंगे कौन सा, कि 1 मोल पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है आपकी, मोलर हीट कैपेसिटी। आगे इतनी बात सबको समझ में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली रूप में समझते हैं इस चीज को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा आपके पास में डेरिवेशन टाइप का कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपके पास में डेरिवेशन आपको यूज में नहीं लेना है, डेरिवेशन आपको यूज में नहीं लेना है, सुनिए बात को, डेरिवेशन इसके अंदर यूज में नहीं लेना आपको। और इस टॉपिक में है भी नहीं डेरिवेशन, सही बताओ तो आपको डेरिवेशन है ही नहीं आपका। आप तो बात को समझो तुम लोग। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हीट कैपेसिटी। किसकी बात कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और हीट कैपेसिटी मैंने क्या बताया आपके पास में कि कोई भी आपका क्या होगा, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी जो पदार्थ होगा इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करेंगे हम लोग, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके टेम्परेचर को कितना हम लोग इंक्रीज करेंगे आपके पास में, हम लोग करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितना आपको क्या चाहिए आपके पास में, जितना उष्मा चाहिए, उष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। जितना आपके पास में क्यों चाहिए ना आपका, वो क्या होगा आपके पास में, वो होगा उसकी हीट कैपेसिटी। तो इसको हम लोग इंग्लिश में मैथमेटिकल रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको सुनो। तो हम लोग बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास में किसके रूप में, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप बात को समझना, मैं अगर आपके पास में इसके ताप को बढ़ाऊंगा तो मेरे को किसकी नीड होगी, क्यू की नीड होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं आपके पास में, वो हो जाएगा क्यू जो है वो समानुपाती होगा किसके आपके पास में, डेल्टा टी के। मैंने क्या बोला आपके पास में, मैंने ये बोला कि उष्मा को तुम लोग दोगे ना तो ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूं ना आपके पास में, उष्मा को मैंने दिया, ताप में परिवर्तन हुआ। मान लो आपके पास में पहले का ताप कितना था, मान लो पहले का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, T1 कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों ने इसको कुछ ना कुछ हीट दिया, मान लो क्यों दिया आप लोगों ने इसको, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा हो गया आपके पास में, T2 हो गया आपका। तो मैं डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, मैं ये तो बोलूंगा ना आपके पास में T2 माइनस T1, तो यही तो लिखा मैंने डेल्टा टी आपका। मतलब कि आपके पास में जो ताप है उसमें उष्मा बढ़ाने से ताप में कितना परिवर्तन हुआ, वो उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, डेल्टा टी हो जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं आगे। तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू जो है आपके पास में बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में जो कौन आपके पास में जो ये वाला समानुपाती का साइन इसको हटाएंगे तो किसको लेता हूं मैं, सी को लेता हूं, और सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी डेल टी आपका हो जाएगा। यहाँ पर सी जो है वो क्या कहलाएगा आपके पास में, सी जो है वो एक क्या है प्रकार का, वो है स्थिरांक। वो क्या आपके पास में स्थिरांक है, जिसको हम लोग किसके रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं उष्मा धारिता के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, उष्मा धारिता। मतलब कि C बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, Q अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा। तो जो तुम लोग पढ़ते हो ना आपके पास में, आप लोगों ने YouTube पे और भी कई वीडियो देखे होंगे जिसमें डायरेक्ट बता रखा आपको कि आपके पास में क्या होता है, C बराबर Q अपॉन डेल T होता है। तो ये कहां से निकल कर आता है, ये वाला इस टाइप से निकल कर आता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो कौन सा आपके पास में हीट कैपेसिटी। अगर आपसे कौन पूछ ले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ ले, मैंने कौन सा बोला था आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आपको पूछ ले तो इसका आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, CS स्पेसिफिक। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा Q अपॉन में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा T हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सा मोलर, तो आपके पास में कौन सा हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का क्या हो जाएगा भाई आपका, वो हो जाएगा CM हो जाएगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, Q अपॉन में क्या कर सकते हो तुम, डेल्टा T आपके पास में कर सकते हो। आगे की बात सबको समझ में। अब ये चीजें तो अपने को समझ में आ गई, अपने को करना किसके बारे में बात है, हीट कैपेसिटी के बारे में बात करना है। इस वाले टॉपिक को समझने से पहले आपको एक पॉइंट और समझना पड़ेगा। देखो किसी भी पदार्थ का अगर हम लोग क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं ना, तो ताप दो जगह में बढ़ सकता है। एक तो आपके पास में कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और एक बढ़ सकता है किसके ऊपर, आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। मतलब कि हीट कैपेसिटी आपको दो तरीके से पढ़नी पड़ती है, एक तो किसपे, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्थिर आयतन पे, और दूसरा किससे पढ़ना पड़ता है आपको, स्थिर दाब पे। तो दोनों की बात करता हूं आपके पास में, तो समझिएगा एक बार के लिए। मैं दोनों को लिख देता हूं आपका, बिल्कुल एकदम से ये मान के चल लीजिए आपका, अगर ये तुम लोग इसको पढ़ के जाते हो ना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको डाउट होगा, सारी चीजें एकदम से क्लियर होंगी। मैंने क्या कहा आपको, हमें बात करनी है किसकी, हीट कैपेसिटी की। किसकी बात करनी है भाई, हीट कैपेसिटी की। ठीक है, हीट कैपेसिटी को मैंने बताया आपका। अब देखो मैंने बोला कि हीट कैपेसिटी दो टाइप से पढ़नी होगी आपको। कहां कहां पे पढ़नी पड़ेगी आपके पास में, एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा कहां पे आपका, वो पढ़ना पड़ेगा कांस्टेंट किस पे, V पे। और दूसरा कहां पे पढ़ना पड़ेगा आपको, दूसरा पढ़ना है कांस्टेंट
कांस्टेंट आपके पास में कहां पे, कांस्टेंट पी पे आपको। हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। समझ गए बात को। तो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अब बात को समझना, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो उष्मा दी जाती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि आपके पास में यहां पर दी गई जो उष्मा का मान होगा, जो उष्मा होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, क्यों, वी से रिप्रेजेंट करूंगा। समझ गए बात को। तो यहां पर दी गई उष्मा की किसकी बात करेंगे, मैं उसको बोल सकता हूं कौन सा, क्यू पी के बराबर। ठीक है, यहां पर जो अपने पास में कांस्टेंट वी पे ऊपर जो हीट कैपेसिटी प्राप्त होगा, तो उसको मैं कौन सा बोल सकता हूं, उसको बोल सकता हूं ना मैं सी वी बोल सकता हूं। तो सी वी किसके बराबर हो जाएगा, सी वी बराबर हो जाएगा किसके, क्यू वी अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा, डेल टी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा भाई, डेल टी के बराबर आपके पास में रहता है। और अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर भी क्या होता है आपके पास में, जो क्यू, जो आपके पास में सीवी जो होता है, जो सॉरी सीपी जो होगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो होता है डेल्टा एच अपॉन में किसके बराबर होता है, डेल्टा एच अपॉन में किसके, डेल्टा टी के बराबर आपके पास में होता है। सिंपल बात है। यहां पर जो आपके पास में ना, यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये वाला उष्मा है, जबकि ये वाला कौन सा आपके पास में एंथैल्पी है। कौन सा भाई आपका, एंथैल्पी है। इसको आप लोग चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो, इसको कर दिया तुम लोगों ने कौन सा आपका, इसको कर सकते हो तुम लोग वी, और इसको कर सकते हो तुम लोग कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं पी। ठीक है, आपके पास में क्यू वी जो होगा ना आपके पास में इस वाले सिस्टम के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास में, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको थर्मोडायनेमिकली, जो फर्स्ट लॉ होता है ना आपका फ्लोट से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको बात समझना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखो। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट रूल क्या आपके पास में, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, फ्लोट क्या होता है आपके पास में, फ्लोट जो होता है वो किसके बराबर होता है, फ्लोट का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपके पास में कौन सा, यू जो होता है, या फिर आप लोग इसको इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू बराबर आपके पास में क्या होता है, क्यू प्लस में क्या होता है, डब्ल्यू आपका होता है। समझ के बात को आप लोग। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग को पता है कि डब्ल्यू का मान जो होता है ना वो कैसा होता है आपके पास में, वो होता है पीडीवी। मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का आपके पास में जो मल्टीपल होगा ना वो किसके बराबर होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी को तुम लोग, आंतरिक ऊर्जा को तुम लोग या तो ई से रिप्रेजेंट कर दो या फिर यू से, दोनों से किया हुआ है। किसी बुक में आपके पास में ई से किया हुआ है, किसी बुक में यू से किया है, तो आपकी जो मर्जी उसको रख लेना। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ई बराबर हो जाएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं आपके, मैंने क्या बोला आपको, इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, क्यों हो जाएगा आपके पास में, और प्लस में क्या हो जाएगा, पी डीवी आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको, मैंने आपको कहा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, स्थिर क्या आपका आयतन है, स्थिर कौन आपका आयतन है। अब स्थिर आयतन आपके पास में डीवी बराबर क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो इसको कैसे लिखोगे तुम लोग, ई बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, जो आपके पास में उष्मा है वो किस पे है, स्थिर आयतन पे, जिसको मैं क्यों भी बोल सकता हूँ, क्या क्यों ही बोल दिया मैंने। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, डीवी का वैल्यू कितना हो गया, जीरो, तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई बराबर आपके पास में क्या हो सकता है, क्यों वी भी हो सकता है। समझ गए बात को। तो मैं इस समीकरण को दूसरे रूप में कैसे लिख सकता हूं, इस समीकरण को, या फिर मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास में कौन सा, इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका कौन सा, डेल ई अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा, डेल टी आपका एट कांस्टेंट आपके पास में वी। तो चाहे तुम लोग इसको ऐसे लिख दो, चाहे तुम लोग इसको ऐसे लिख दो, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, अगर तुम लोग फ्लोट लगाओगे तो इसमें ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे रखोगे तो इसमें ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। आगे सबको बात समझ में। तो ये वाला आपके पास में फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको मैं साइड में रख लेता हूं एक बार के लिए। अब बात को समझना तुम लोग। अब मैं बात करूंगा केवल और केवल किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। सॉलिड को समझना भाई साहब। सॉलिड क्या होता है आपके पास में, देखो कोई भी जो मैटर होता है ना उसके तीन स्टेट होती है। एक तो होता है आपके पास में कौन सा उसका, एक तो होता है उसकी गैसियस स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, और दूसरी जो होती है, तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो जो है उसको बोला जाता है कौन सा आपका, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, उसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट। तो जो समीकरण मेरे सामने आया था वो किसके बराबर आया था, कि वो आया था आपका सीवी जो है वो इक्वल आया था आपके पास में किससे, डेल ई अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट किसके ऊपर आया था आपके पास में, वी पे आया था। आगे बात सबको समझ में, या तो चाहो तो इसको लिख सकते हो, वरना इसको ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, ना लिखो तो भी कोई समस्या नहीं है, लो इसको मिटा दिया हमने तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, एक नंबर बोलता है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ठोस के बारे में। देखो ठोस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझना तुम लोग। ठोस जो होता है ना, इसके अंदर जो इसके जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो उनके एकदम से अच्छी क्या होती है, पैकिंग होती है। मतलब आपके पास में क्या होता है, ये निबिड संकुलित होता है, निबिड संकुलित होता है। निबिड संकुलित का मतलब हो गया कि इसके जो जितने भी पार्टिकल होंगे ना वो पार्टिकल एकदम से पास पास में होते हैं, इस टाइप से। ठीक है, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, और जब स्पेस नहीं होता है ना आपके पास में, देखो इसमें होगा क्या, कोई भी जो आपके पास से पदार्थ होता है ना वो तीन प्रकार की गति कर सकता है।
कोई भी जो पदार्थ होता है वो कितने प्रकार की गति करता है भाई, उसकी इंटरनल जो एनर्जी होती है ना वो 3 गतियों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी पे, एक तो होती है उसकी कौन सी आपके पास में, एक तो होती है उसकी कौन सी स्थानांतरण गति, कौन सी होती है भाई स्थानांतरण, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो ट्रांसलेशन बोलते हो। दूसरी जो हो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं घूर्णन गति, जिसको तुम लोग बोलते हैं कौन सा रोटेशनल। और एक जो होती है उसको बोलते हैं कौन सा कंपन, कंपन गति, जिसको तुम लोग बोलते हैं कौन सा आपका वाइब्रेशनल। अब बात को समझना, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण का मतलब ये होता है आपका कि एक जगह से उठे और दूसरी जगह पे चला जाए आपका। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि सॉलिड के अंदर जो आपके पास में पार्टिकल होते हैं वो एकदम से पास पास में होते हैं, मतलब कि वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे कभी भी नहीं जा सकते, उनके बीच में आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए नहीं जा सकते। इसका मतलब जो सॉलिड होगा वो क्या नहीं करेगा आपके पास में स्थानांतरण गति नहीं करता है। आगे बात सबको समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, अगला कौन सा आपके पास में घूर्णन गति। घूर्णन में क्या होगा आपके पास में कि वो जाएगा नहीं, अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन अपनी जगह पे आपके पास में घूमेगा। अब आपको पता है कि सॉलिड के अंदर इतना स्पेस ही नहीं होता कि वो क्या कर सके अपनी जगह पे आपके पास क्या कर सके रोटेशन कर सके। इसका मतलब सॉलिड में ये वाला भी आपका नहीं होता। तो फिर लास्ट में बचा कौन सा आपके पास में कंपन। कंपन में क्या होता है, कंपन में आपके पास में ये वाला अपनी जगह पे होता है और अपनी जगह के इर्द गिर्द इस टाइप से आपके पास में क्या करता रहता है कंपन करता रहता है। जैसे आपके पास में पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम अपनी जो आपके पास में रियल पोजीशन होता है उसके इर्द गिर्द आपके पास में क्या करता रहता है मोशन करते रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो सॉलिड होता है ना आपके पास में, कोई भी जो सॉलिड होता है उसकी जो एनर्जी जो होती है, उसकी ऊर्जा जो होती है ना वो केवल और केवल किससे निकल कर आती है आपके पास में कंपन गति से निकल कर आती है। किससे निकल कर आती है भाई, कंपन गति से निकल कर आती है। आगे की बात सबको समझ में कि कंपन गति से आती है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स की तरफ लेके, क्वांटम केमिस्ट्री की तरफ इसको लेके चलते हैं। देखो अब आएगा आपके पास में, ये मान के चल लो पॉइंट आपके पास में आने वाला है, लास्ट कौन चल रहा है इसका भी। मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपके पास में कोई भी ठोस होगा तो उस ठोस की ऊर्जा जो है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी भाई, उसकी कंपन गति पे। किस पे करेगा भाई, वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, वाइब्रेशन से डिपेंड करेगा। तो जो आपके पास में क्लासिकल जो आपकी क्वांटम है, जो आपके पास में क्लासिकल क्वांटम जो है, क्वांटम जो है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर कोई भी सिस्टम आपके पास में क्या कर रहा है कंपन गति कर रहा है, अगर कोई भी सिस्टम आपके पास में क्या कर रहा है कंपन गति कर रहा है, तो उसके द्वारा आपके पास में जो उसकी जो स्वतंत्रता की कोटि का जो मान होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान जो होता है ना, वो कितना होता है आपके पास में, वो होता है उसके लिए आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लासिकल क्वांटम के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास में, किसी भी पदार्थ की स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि आपके पास में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान जो होता है ना वो कितना होता है आपका, वो होता है 1/2 kT के इक्वल होता है। किसके होता है, 1/2 kT के इक्वल होता है। यहाँ पे के जो आपके पास है वो क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, और टी जो है उसका टेम्परेचर है। तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे के जो है ना वो क्या है आपका, वो है बोल्ट्जमान स्थिरांक है आपका, और जो टी है वो क्या है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका है तापमान। आगे बात सबको समझ में। तो मैंने क्या बोला आपके पास में कि कोई भी पदार्थ है अगर वो कंपन कर रहा है, देखो कंपन 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है, जेड पे हो सकता है। लेकिन आपके पास में क्लासिकल क्वांटम क्या बोलती है, क्लासिकल क्वांटम ये बोलती है कि कोई भी पदार्थ के अंदर अगर आपके पास में क्या हो रहा है, अगर आपके पास में केवल और केवल कंपन हो रहे ना, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान है ना केवल कंपन पे डिपेंड करेगा। और एक डायरेक्शन में होने वाले कंपनों की जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 1/kT के इक्वल होती है। आगे बात सबको समझ में। तो मैंने क्या कहा आपके पास में कि पदार्थ जो है वो कंपन कर सकता है, पदार्थ जो है वो कंपन कर सकता है किसमें आपके पास में, एक्स एक्सिस में भी कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, और कहां पे कर सकता है, जेड में भी कर सकता है। एक्स वाई जेड तीनों में आपके पास में हो सकता है। एक आपके पास में एक साइड में कंपन करने के लिए आपके पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान होगा वो कितना होता है, 1/2 kT होता है। तो फिर आपके पास में जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस में कर रहा है तो इसका वैल्यू कितना हुआ, एक्स एक्सिस के लिए भी क्या हो जाएगा 1/2 kT हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए भी क्या हो जाएगा 1/2 kT हो जाएगा, और जेड एक्सिस के लिए भी क्या हो जाएगा 1/2 kT हो जाएगा। तो मैं ये ऑल ओवर ये कह सकता हूं ना कि भाई देखो वाइब्रेशन ये किधर करेगा, एक्स एक्सिस में भी करेगा, ये वाई में भी करेगा, जेड में भी करेगा। एक्स एक्सिस के लिए क्या आपका 1/2 kT है, वाई एक्सिस के लिए भी क्या है 1/2 kT है, और जेड एक्सिस के लिए भी क्या है 1/2 kT है। ये तीनों के तीनों जो आपके पास में डायरेक्शन में हो रहा है ना वो किसी एक पार्टिकल के लिए तो ना, इसका मतलब एक पार्टिकल की जो टोटल आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपके पास में 3/2 kT हो जाएगा। तो एक आपके पास है किसी भी एक पार्टिकल के लिए आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना होगा आपका 3/2 kT आपका हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है। तो आपको पता लग गया कि एक आपके पास में पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना हो गया आपका, वो हो गया है 3/2 kT हो गया।
आगे बात सबको समझ में? अब आपकी बात को समझो। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आपके पास में, मैं यहाँ लिख सकता हूं कि तीनों दिशाओं के लिए, तीनों दिशाओं के लिए, दिशाओं के लिए, तीनों दिशाएं कौन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए, के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में? 3/2 kT हो गया। अब बात को समझना, बात को समझो भाई साहब। कंपन कैसे होता है? कंपन का मतलब होता है कि एक फिक्स जगह होती है, पोजीशन होती है, उसके दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं इस टाइप से आपका चलता है। ठीक है, मतलब कि ये हो गया आपके पास में कि जो भी आपके पास में पदार्थ होगा ना, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा, क्या बोला मैंने? स्थितिज ऊर्जा एक जगह पे स्टेबल होगा, स्थितिज ऊर्जा, और वो अगर आपके पास में कंपन कर रहा है एक बार यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो वो क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा। तो मतलब कि ये हो गया कि कंपन के अंदर आपके पास में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होती रहती है। आगे बात सबको समझ में? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या हो गया आपके पास में? एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ की कुल ऊर्जा जो है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी? पदार्थ की कुल ऊर्जा या फिर किसी कण की कुल ऊर्जा जो है ना, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का क्या होगी आपके पास में? योग होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये बोलता हूं कि नोट, एक नोट डाल देंगे इसमें, उसमें ये वाली बात लिख देंगे कि आपके पास में जो कोई भी आपका कण जो होगा, कोई भी कण जो है वो किसकी तरह काम करेगा? वो करेगा कंपन। और ये कंपन जो होंगे आपके पास में, कंपन जो होंगे ना, उसके अंदर जो ऊर्जा होगी ना, वो दोनों ऊर्जाओं का योग होगी। किस किस का? वो होगा स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा, और प्लस में किसका आपके पास में? प्लस में गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और प्लस में गतिज ऊर्जा। अब आपको पता है कि स्थिति के लिए भी आप लोग क्या करोगे? एनर्जी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होगा आपके पास में? वो होगा 3/2 kT होगा। और आपका जो गतिज ऊर्जा है वो भी तीनों डायरेक्शन में हो सकती है, तो उसके लिए भी आपके पास में एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? एनर्जी की वैल्यू होगी 3/2 kT आपके पास में हो जाएगी। और जब इसको सोल्व करोगे आपके पास में, तो कुल जो ऊर्जा आएगी, कुल ऊर्जा जो आपके पास में E का मान जो है वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा किसके? इस दोनों का लघुत्तम लेके करोगे तो कितना आएगा आपके पास में? 3 kT के इक्वल आएगा। कुल जो आया वो किसके आपके पास में? 3 kT के इक्वल आया है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये किसके लिए? केवल एक पार्टिकल के लिए। यदि मान लो आपके पास में पदार्थ के अंदर आपके पास में n पार्टिकल हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? तो n कणों के लिए, n कणों के लिए ऊर्जा, तो n कणों के लिए ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा आपके पास में? E बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? 3n kT। क्या हो जाएगा भाई साहब? 3n kT। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लो भाई, काम में आएगा आपके ये वाला। कौन सा हो गया आपके पास में? 3n kT हो गया। और इसको मैं बोलता हूं आपके पास में समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, साथ साथ में नोट करते जाओ भाई। अगर नोट नहीं करोगे ना, तो एक बार के लिए आपके माइंड में आएगा, उसके बाद में सारा का सारा साफ होगा। इसलिए नोट करते जाओ साथ साथ में। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं ना कि नोट करना चाहिए, उनको साथ साथ में नोट करते जाओ। ये मान के चल लीजिए आपकी जो क्लास चल रही है ना, वो एज ए नोट्स की तरह चल रही है। आप लोग ये कोशिश कर रहे हो कि नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए ना भाई, तो ये मान के चल लीजिए मैं पूरा का पूरा नोट्स ही बना रहा हूँ आपका। करना कि आपको अगर नोट्स नहीं लिख रहे हो, तुम लोग तो क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने क्या बोला है? हम लोगों ने बोला है कि कुल ऊर्जा जो है, कुल ऊर्जा जो है वो किसके इक्वल आई? E जो है वो किसके इक्वल आया? वो है आपके पास में 3n kT के इक्वल है। आगे समझ में? यहां पर आपके पास में क्या है? यहां पे n जो है वो क्या है आपके पास में? अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, मतलब कि कणों की संख्या बोल सकते हैं इसको, तो इसको बोल सकते हैं या फिर क्या? कणों की संख्या, कणों की संख्या। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? K जो है वही काम, कौन है आपके पास में? बोल्ट्जमान स्थिरांक आपका। और एक जो बचा आपके पास में T जो है वो क्या है? उसका ताप आपका है। आगे की बात समझ में? अब देखो आगे, हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि जो आपके पास में बोल्ट्जमान नियतांक होता है, जो बोल्ट्जमान नियतांक होता है, बोल्ट्जमान नियतांक किसको बोल रहे हैं हम लोग? K को। वो किसके बराबर होता है भाई? वो बराबर होता है किसके आपके पास में? 3r अपॉन, सॉरी r अपॉन में किसके होता है? n के होता है। किसके होता है भाई? K बराबर क्या होता है? r अपॉन n। यहाँ पर r जो ना आपके पास में क्या होता है? वो होता है आपके पास में गैस स्थिरांक, जिसको तुम लोग बोलते हो कौन सा आपके पास में? गैसेस कांस्टेंट। r जो है ना वो कौन होता है आपका? गैस स्थिरांक। कौन सा होता है भाई? गैस स्थिरांक। ठीक है भाई, इसको काम में ले सकते हो तुम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं? K की वैल्यू इस वाले समीकरण के अंदर हम लोग पुट करते हैं। देखो क्या होगा आपका, तो टोटल एनर्जी E जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? E जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 इंटू n, ये हो गया। K की वैल्यू क्या रखी मैंने? r अपॉन में क्या लिख दिया मैंने? n आपका रख दिया, इंटू इसके साथ में कौन आपका? T हो गया। n से गया कौन आपका? n, तो E बराबर आपके पास में क्या आया? E बराबर आया 3RT आपका हो चुका है। कौन सा हुआ आपके पास में? E बराबर कौन सा हो गया आपका? 3RT आपका हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास में।
हम लोग को पता आपके पास में कि यहां पर जो हम लोग हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, वो किस पे बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, आपका स्थिर आयतन के ऊपर। क्योंकि आपको पता है सॉलिड का आयतन जो होता है वो फिक्स होता है आपके पास में, ना तो बढ़ता है ना कम होता है आपके पास में। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे आपके पास में, मैंने क्या बोला था आपके पास में, जो हीट कैपेसिटी निकालनी है आपको किसकी, सॉलिड की, और वो भी किसके ऊपर आपके पास में, वो निकालनी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो मैं क्या ये कर सकता हूं ना आपके पास में, ई की वैल्यू जो है वो इस समीकरण के अंदर पुट कर सकता हूं। ए की वैल्यू जो है वो इस समीकरण में पुट करो, देखो क्या बनेगा आपके पास में, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 और इसको बोलता हूं समीकरण नंबर कितना 3, तो समीकरण 1 व 3 से, तो देखो भाई समीकरण 1 और 3 से क्या बनेगा, समीकरण 1 और 3 से देखना सीबी बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेल ई की वैल्यू रखो भाई, ई की वैल्यू कितनी आपके पास में 3r t आपका हो जाएगा, अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा, अपॉन में किसका हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। आपको पता है कि 3 जो है वो एक आपके पास में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी बाहर निकल जाएगी। r जो है वो खुद आपके पास में क्या है, गैस कांस्टेंट, ये भी बाहर निकल जाएगा। t जो है ना वो वेरी कर रहा है, तो t के साथ में क्या हो जाएगा इसका, देखो जो चीजें कांस्टेंट होती है उनका आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, आउटलाइन नहीं कर सकते, उसको बाहर निकाल दो, तो ये निकाल दिया मैंने 3r आपका, तो फिर क्या होगा, डेल टी से आपके पास में क्या हो जाएगा, डेल टी आपका निकल जाएगा। तो सीवी बराबर किसके बराबर है आपका, सीवी बराबर आया किसके, 3r की इक्वल है, किसके आपके पास में, r की इक्वल है। अब एक बात को समझना तुम लोग, ठीक है, और ये जो आपके पास में ये जो समीकरण आया ना, वही आपके लिए क्या है आपके पास में, यही आपके पास में ठोसों के लिए उष्माधारिता, और वो किसके बराबर होता है, सीवी जो है ना वो बराबर होता है किसके, 3r के बराबर होता है। एक पॉइंट समझना तुम लोग, जितने भी ठोस होते हैं ना भाई, जितने भी ठोस होते हैं ना, उनका आयतन व उनका दाब वो हमेशा क्या होता है आपके पास में, फिक्स होता है। सबको पता है इस बात का। ना तो तुम लोग क्या कर सकते हो, दाब इसकी किसी चीज को बढ़ा सकते हो, क्या तुम लोग नहीं बढ़ा सकते सॉलिड का, ना हम लोग उसका आयतन परिवर्तन कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वाली उष्माधारिता आपके पास में किस पे आई है, सीवी पे आई ना आपके पास में, तो जो आपके पास में सीपी का वैल्यू होगा ना वो भी किसके बराबर आएगा, आर के, 3r के बराबर आएगा। तो इसको यही बोल सकता हूं मैं, अतः CV बराबर में किसके हो सकता है, CP के बराबर हो सकता है, और वो किसके बराबर होगा, 3r के इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, r के इक्वल होता है। अब इसको आपके पास में, ये तो था आपके पास में ठोसों की उष्माधारिता, और इस ठोसों की उष्माधारिता के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आपका कौन सा, आइंस्टीन। उसने आपके पास में किसको काम में लिया, क्वांटम केमिस्ट्री को काम में लिया, और इसको थोड़ा सा डेरिवेशन को चेंज किया। मतलब कि सॉलिड के लिए जो उष्माधारिता होती है उसको निकाला किसके आधार पर आपके पास में, वो निकाला किसके आधार पर आपके, वो निकाला क्वांटम केमिस्ट्री के आधार पर। तो देखिए आइंस्टीन के अनुसार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लो, तुम्हारे अगर एग्जाम में कभी सवाल आ जाए तो देखना। आइंस्टीन के अनुसार देखो क्या होता है। आइंस्टीन ने ये कहा कि आपके पास में अगर कोई भी पार्टिकल होता है, तो उसके लिए जो एनर्जी ई की जो वैल्यू होती है ना, वो किसके बराबर होती है भाई, एनर्जी ई की वैल्यू जो है वो बराबर होती है किसके, आपके, वो बराबर होती है आपका किसके, आर एच न्यू अपॉन में क्या होता है, केटी इसका स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आपका केटी बटे में क्या, ई की पावर एच न्यू केटी -1 का स्क्वायर, ये समीकरण होता है। क्या मैंने बोला आपके पास में, आर एच न्यू अपॉन में केटी का स्क्वायर डॉट ई एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट की पावर क्या आपके पास में, एच न्यू अपॉन में केटी बटे में क्या है, एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन में केटी -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए आपके पास में, ये बात है किसके लिए आपके पास में, एक विमीय, एक दिशा में और एक पार्टिकल के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, एक विमीय और आपके पास में क्या, आपके पास में मोनो एटॉमिक पार्टिकल के लिए। किसके लिए, ये वाला समीकरण जो है ना वो किसके लिए है, यह समीकरण जो है वो किसके लिए भाई, वो है किसके लिए, एक कण के लिए, एक कण के लिए और एक दिशा के लिए, एक दिशा के लिए। सर कण तो आपके पास में तीनों दिशाओं में काम कर सकता है ना, एक्स एक्सिस में कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, जेड में कर सकता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे आपके पास में, एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, तो इसको अगर हम लोग क्या किसके रूप में लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए, अक्षों के लिए, या फिर इसको अक्षों की जगह दिशा को लिखो, दिशा के लिए, तो दिशा के लिए कौन सा बन जाएगा आपके पास में, किससे गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, ये एक है तो किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो करो भाई, तो इसका समीकरण का रूप क्या बन जाएगा, E बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा आपका 3r हो गया, इसके साथ में क्या आपका h न्यू अपॉन में kt, मेरे साथ में बोलते जाओ, h न्यू अपॉन में kt, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर गुणा एक्सपोनेंशियल e की पावर एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन में kt। केवल ध्यान में किसको रखना है, h न्यू अपॉन kt को ध्यान में रखो बस तुम लोग को, h न्यू अपॉन में kt बटे में क्या हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन में kt और -1 का स्क्वायर।
ठीक है भाई, ये किसके लिए आपके पास में, ये आया आपके पास में किसके लिए, ये आया तीनों डायरेक्शन के लिए। और अगर आपसे पूछ ले कि पार्टिकल जो है ना अगर n हो तो उसके लिए समीकरण कौन सा बन जाएगा, तो n पार्टिकल के समीकरण कौन सा बन जाएगा भाई, अवगाद्रो संख्या से इसको गुणा कर दो। तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां से। तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार n कणों के लिए, n कणों के लिए x, y, z दिशा में उष्माधारिता का मान, किसके लिए भाई, उष्माधारिता का मान। और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा CV बराबर, यहां पे CV कर दो, है ना, ये CV, ठीक है। तो वो CV बराबर किसके हो जाएगा भाई, CV बराबर हो जाएगा, ये मैंने बोला किसके, तीनों डायरेक्शन के लिए। तो हम लोग को क्या कर देना, इसको n से मल्टीपल कर दो भाई। तो क्या हो जाएगा इसका 3nr, n अवगाद्रो संख्या, r जो है वो क्या रहेगा आपके पास में गैस का नियतांक, और वो क्या हो जाएगा, अभी बोलो उसको देखना मत, बोलो वैसे बोलो। तो कैसा हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा सर h न्यू अपॉन में kT का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर, गुणा आपके पास में क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन में क्या हो जाएगा भाई h न्यू अपॉन में kT, और बटे में क्या करना आपको एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन में kT माइनस में क्या करना 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और ये जो समीकरण है यही आपके पास में क्या है, यही आपका आइंस्टीन के अनुसार ठोसों की उष्माधारिता का समीकरण है। तो इस टाइप से आपके पास में क्या होता है, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की है किसके बारे में, ठोसों की उष्माधारिता के बारे में, जिसको तुम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। हमने बात कर ली है जो क्लासिकल क्वांटम केमिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग बात की है, और हमने बात की किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न जो क्वांटम केमिस्ट्री इसके अकॉर्डिंग। आइंस्टीन जो है मॉडर्न क्वांटम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, और जो पिछला जो था आपके पास में वो क्लासिकल जो पुरानी चीर संबित जो आपके पास में क्या थी क्वांटम यांत्रिकी थी उसके अकॉर्डिंग था। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। थैंक यू।